हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वंदन, अभिनंदन, स्वागत, वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम टू ऑल, वेलकम टू जिज्ञासा। कैसे हैं मेरे योद्धाओं, कैसे हैं मेरे शेर और शेरनियों? आप सभी का तहे दिल से वंदन, अभिनंदन। जल्दी से आप मुझे बताएंगे, एम आई ऑडिबल और विजुअल? और आप सभी लोग स्वस्थ रहकर, मस्त रहकर अपने काम को, जो आपको इस समय टारगेट सेट किया हुआ है, जो आपने अपना सपना देखा हुआ है, उसको पूरा करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं ना? दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत कर रहे हैं ना? कोई कमी तो नहीं छोड़ रहे हैं? मैं केवल आपको एक क्लास देता हूं, एक टॉपिक कवर कराता हूं, एक मेंस का क्वेश्चन कवर कराता हूं, और उस पर आपको आज ही के दिन आज ही के दिन मतलब 24 आवर्स का जो समय मिलता है, उसमें अपने आप को उसके लिए बेहतरीन तैयार कर देना है। इसमें कोई कमी नहीं छोड़नी है। बस मेरा यही एक मूल मंत्र है आप सभी के लिए, राइट? तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या? यहां से देख के आप बताइए, यहां से देखकर बताइएगा कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों ने जब आप स्टूडेंट रहे होंगे छोटी क्लासेस में, तो आप लोगों ने ड्राइंग करी होगी। आजकल जो ड्राइंग का जो सबसे बड़ा कंसर्न है ना, कि मतलब किस टॉपिक पर बनाया जाए, है ना? किस टॉपिक पर बनाया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ये टॉपिक बताइएगा। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, है ना? जल्दी से आप इसको देखिए और बताइए कि क्या यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। तो बताइए, क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है माय डियर, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी राइट। ओके ओके। नहीं, ये तो आपने देख लिया एयर पोल्यूशन, लेकिन इसको देखने के बाद बताइएगा कि एक तरफ क्या है, एक तरफ हरी भरी प्रकृति है, और एक तरफ क्या है, प्रदूषित प्रकृति है कि नहीं है? तो आप मुझे बताइएगा, यहाँ पर आपको जो वाटर दिखाई दे रहा है, ये जो वाटर दिखाई दे रहा है, ये कैसा है? शुद्ध है, मतलब कि प्योर फॉर्म में है। और यहाँ पर क्या है, इम्प्योर हो चुका है। या कह सकते हैं कि इसकी क्वालिटी में कलर से पता चल सकता है, स्वाद से पता चल सकता है, गंध से पता चल सकता है कि नहीं? वाटर जो यहाँ पर प्योर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है यहाँ पर वाटर, तो जब आप देखेंगे इसका कलर, जब आप देखेंगे इसकी स्मेल, राइट, जब आप देखेंगे क्या, जब आप इसका लेंगे स्वाद यानी कि टेस्ट लेंगे, राइट, और बहुत चीजें होंगी। ये तो हम फिजिकली देख पा रहे हैं, कलर हम लोग देख लेंगे, स्मेल, टेस्ट, ये सब देखेंगे तो आपको प्योर वाटर से एकदम चेंज लगेगा। यहाँ पर देखिए, ये जो है प्लांट जो है वो ग्रीन है, यहाँ पर क्या है, ग्रीन है, और यहाँ पर उजड़ा चमन है। यहाँ पर क्या है, उजड़ा चमन, राइट, उजड़ा चमन है। यहाँ पर देखिए इन्वायरमेंट एकदम क्या है, बिल्कुल बेहतरीन है। यहाँ पर क्या है, एकदम इन्वायरमेंट में काले काले, या इन्वायरमेंट में जो एयर है, या आप देख रहे हैं कि काला काला सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री है, यहाँ पर जीव हैं, यहाँ तो जीव खत्म हो गए, यहाँ तो जीव खत्म हो गए। आपने क्या समझा है? आपने ये समझा है कि यहाँ पर जो ये पर्यावरण है हमारा, ये क्या है, इन्वायरमेंट है, पर्यावरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुआ है ना? ये हमारा पर्यावरण है, ये हमारा क्या है, इन्वायरमेंट है। और इस इन्वायरमेंट में जो बायोटिक कंपोनेंट मिल रहे हैं और अबायोटिक कंपोनेंट मिल रहे हैं, वो हमें प्रभावित करते हैं, वो हमें इफेक्ट डालते हैं। अब
प्रभावित जो करेंगे, कैसा करेंगे, नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। अब जो पर्यावरण है हम पर कैसा प्रभाव डालेगा, नकारात्मक प्रभाव डालेगा। और नकारात्मक प्रभाव क्यों डाल रहा है, क्योंकि जो पर्यावरण की गुणवत्ता थी, पर्यावरण में जो चीजें थी जो क्वालिटी फुल थी, अब वो क्या हो गई, क्वालिटी लेस हो गई हैं। तो याद रखिएगा, प्रदूषण का मतलब यही हो जाता है कि पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी, डिक्रीमेंट इन द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। वन एंड ओनली वन कह सकते हैं लाइन है इसके लिए। यदि आपसे कोई पूछता है कि प्रदूषण का मतलब क्या होता है, तो सीधे आप कहिएगा गुणवत्ता में कमी। अब किसका प्रदूषण पूछ रहे हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पूछ रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो हो जाएगा पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी, यानी कि डिक्रीमेंट इन द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। पोल्यूशन जो है ना, पोल्यूशन जो है ये दो प्रकार का हो जाएगा। पोल्यूशन जो है जब आप इसको ब्रॉड लेवल पर पढ़ते हैं ना, तो अभी हम लोग याद करिए, अभी हम लोगों ने हेडिंग क्या किया है और हमारे सिलेबस में क्या है, कौन सा, पोल्यूशन नहीं है। आपको सिलेबस में पोल्यूशन नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, कोई मुझे बताएगा। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हम लोगों को पढ़ना है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पढ़ना है। हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हैं, ईवीएस पढ़ रहे हैं, पर्यावरणीय अध्ययन पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या पढ़ना है, पर्यावरणीय प्रदूषण पढ़ना है। तो फिर दूसरा स्तर कौन सा होता है, क्या गैस कर पाएंगे? यदि प्रदूषण का मीनिंग समझ पाए हो तो प्रदूषण का मीनिंग होता है डिक्रीमेंट इन क्वालिटी, डिक्रीमेंट इन क्वालिटी, गुणवत्ता में कमी। यदि आप प्रदूषण का मतलब समझ पाए हो माय डियर, तो प्रदूषण का मतलब होता है गुणवत्ता में कमी। क्या होता है, गुणवत्ता में कमी होता है ना। क्या होता है, गुणवत्ता में कमी, यानी कि डिक्रीमेंट, है ना, डिक्रीमेंट इन क्वालिटी। अब देखिए, यदि पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आएगी तो उसे हम लोग बोल देंगे कि ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है। दूसरा पोल्यूशन का नाम, दूसरे पोल्यूशन का नाम किसी ने नहीं बताया, क्यों भैया नहीं बताओगे? दूसरे पोल्यूशन का नाम नहीं बताओगे? दूसरा पोल्यूशन कौन सा है, दूसरा पोल्यूशन कौन सा है? तो देखिए, हमारे जो सोसाइटी होती है, हमारा जो सोसाइटी होता है उसमें क्या होना चाहिए, सभी लोग खुश होने चाहिए, सभी लोगों के बीच में सद्भाव होना चाहिए, सभी लोग आपस में मिलजुल कर क्या होना चाहिए, प्रगति को सुनिश्चित कर रहे हों, है ना। लेकिन उसी सोसाइटी में गरीबी आ जाती है, उसी सोसाइटी में भुखमरी आ जाती है, उसी सोसाइटी में जुआ और मद्यपान, धूम्रपान, बलात्कार, है ना, चोरी, बदमाशी, ये सब समस्याएं आ जाती हैं। तो क्या वो सोसाइटी उपयुक्त होगी रहने के लिए? क्या आप उस सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे? नहीं, वो सोसाइटी जो है पॉल्यूटेड हो चुकी है। ऐसे पोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सोशल पोल्यूशन। ऐसे पोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल पोल्यूशन बोलते हैं। तो माय डियर, आप मुझे बताइए कि प्रदूषण कितने प्रकार का आप स्टार्टिंग में जानते हैं? दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या, एक होता है पर्यावरणीय प्रदूषण, दूसरा होता है सामाजिक प्रदूषण। दूसरा क्या होता है, सामाजिक प्रदूषण। तो हमें यहाँ पर सामाजिक प्रदूषण नहीं पढ़ना है, हमें इस पर फोकस करना है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पर। ये बात आई गई समझ में कि नहीं? किसी को यदि रह गया हो तो बताइए। जब हमने प्रदूषण का मीनिंग समझा, तो प्रदूषण का मीनिंग होता है, यदि हम प्रदूषण का मीनिंग समझे तो प्रदूषण का मीनिंग होता है क्या, प्रदूषण का मीनिंग होता है गुणवत्ता में कमी, गुणवत्ता में कमी। और गुणवत्ता में कमी, यदि प्रदूषण जो है, यदि इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आ रही है, डिक्रीमेंट इन, देखिए यहां पर एक क्वेश्चन आया है इनका कि पहली बार हो रहा है, नहीं पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी आयोजित हो चुका है ना, इससे पहले भी आयोजित हो चुका है। यदि आप 2020 में जाएंगे तो 2020 में एसीएफ
और आरएफओ के पदों की परीक्षा हो चुकी है, तो पहली बार नहीं है, इससे पहले आयोजित हो चुका है। ठीक है। प्रदूषण, तो हम लोग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पढ़ रहे हैं, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब क्या हो जाता है, मोटा मोटी मान के चलिए कि कोई भी ऐसी चीज जो पर्यावरण में पहुंचकर पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी लाएगी, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, चाहे सॉलिड स्टेट में हो, चाहे गैसेस स्टेट में हो, इन्वायरमेंट में पहुंचकर इन्वायरमेंट के क्वालिटी को क्या करेगा, कम करेगा, इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करेगा, तो क्या हो जाएगा, वो प्रदूषण का काम करेगा। क्या करेगा, प्रदूषण काम करेगा। प्रदूषण जो है वो क्या है, वो किसी भी टाइप का सब्सटेंस या एनर्जी के पहुंचने से इन्वायरमेंट जो है अब कैसा इफेक्ट दे रहा है, एडवर्स इफेक्ट दे रहा है। कैसा इफेक्ट दे रहा है, एडवर्स इफेक्ट दे रहा है। तो याद रखिएगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को यदि आप डिफाइन करेंगे तो उसमें एक वर्ड जरूर लगाएंगे, एक वर्ड जरूर लगाएंगे। ठीक है, एक वर्ड जरूर लगाएंगे। क्या, एक वर्ड जरूर लगाएंगे कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो क्या है, गुणवत्ता में कमी। किसकी वजह से, इन्वायरमेंट में पहुंचने वाले सब्सटेंसेस या फॉर्म ऑफ एनर्जी। सब्सटेंसेस सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, गैसेस फॉर्म में हो सकते हैं। एनर्जी जो है वो हीट, साउंड या रेडियो एक्टिविटी के फॉर्म में हो सकता है। ये इन्वायरमेंट पहुंचकर इन्वायरमेंट की क्वालिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। इन्वायरमेंट जो है ये अब एडवर्स इफेक्ट यानी कि विपरीत प्रभाव देना शुरू कर देता है। राइट। अब ये जो गुणवत्ता में कमी आ रही है ना, रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण की गुणवत्ता में जो कमी आ रही है, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। रीजन हो सकता है या तो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ऐसा हो रहा है, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू ऐसा हो रहा है। तो पोल्यूशन is defined as the reduction in the quality of environment by human activity and natural process, यानी कि मानवीय कृत्यों द्वारा और प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पर्यावरणीय गुणवत्ता में कमी को ही प्रदूषण कहा जाता है। ये कैसे होता है, पर्यावरण में कोई भी पदार्थ, चाहे वो ठोस, तरल या गैस, या फिर ऊर्जा का कोई भी रूप, ऊष्मा, ध्वनि या रेडियोधर्मिता के पर्यावरण में पहुंचने से पर्यावरण जो है वो पहले से क्या हुआ, पहले से कमजोर हुआ, विघटित हुआ, पर्यावरण में हानि हुई, जिससे कि क्या हुआ, जिससे कि पर्यावरण नकारात्मक प्रभाव देने लगा। इसको हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। बताइए, आई बात आपको समझ में कि नहीं? टेल मी माय डियर, कुछ तो बोलिए। इतनी बात समझ में आई कि प्रदूषण का मीनिंग क्या है, और हम लोग यहाँ पर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमेशा इन्वायरमेंट का जिक्र करेंगे, पर्यावरण का जिक्र करेंगे। राइट। पोल्यूशन is defined as the reduction in the quality of the environment by the human activities and the natural process. Right. The addition of any substance, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस फॉर्म में हो, या फिर एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि इन्वायरमेंट में पहुंचकर, है ना, जो कि इन्वायरमेंट में पहुंचकर क्या करेगा, इन्वायरमेंट को डिस्पर्स करेगा, डाइल्यूट करेगा, डिकम्पोज करेगा, हार्मलेस इफेक्ट देगा, वो प्रदूषण करेगा। वो क्या करेगा, प्रदूषण करेगा। वो भी आपकी बात सही है संजय, लेकिन माय डियर मेरी बात समझिएगा, अभी आपको इनके नाम नहीं लेने हैं, क्योंकि पर्यावरण का नाम लेना है। अभी आपसे पूछ रहा है कि पर्यावरणीय प्रदूषण क्या होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है। इन्वायरमेंट में जल है, इन्वायरमेंट में वायु है, इन्वायरमेंट में मिट्टी है। यदि आप केवल ये 3 नाम ले लेंगे तो फिर और चीजों का क्या होगा, और भी तो पोल्यूशन है ना, और भी टाइप के तो पोल्यूशन है। तो आप स्टार्टिंग में क्या करिए, आप स्टार्टिंग में इस
तरीके से जिक्र करिए कि उसमें कंप्लीटली चीजें आ जाएं, राइट। अब बताइए यहां पर रीजन क्या है, एक रीजन है कि मानवीय कृत्य और दूसरा है प्राकृतिक प्रक्रम। एक रीजन है क्या, ह्यूमन एक्शंस, और दूसरा क्या है, नेचुरल प्रोसेस। दूसरा क्या है, दूसरा है नेचुरल प्रोसेस। बताइए किन रीजनों से, किन कारणों से पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आ रही है, कौन से रीजन्स हैं जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट रिड्यूस हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो आप कहेंगे दो रीजन है, एक ह्यूमन एक्शन है और दूसरा क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। तो इसलिए जो पोल्यूशन होता है, जो पोल्यूशन होता है ये दो प्रकार का हो जाता है। पोल्यूशन कितने प्रकार का हो जाता है, पोल्यूशन दो प्रकार का हो जाता है। पोल्यूशन कितने प्रकार का हो जाता है, दो प्रकार का हो जाता है। एक नेचुरल पोल्यूशन है, दूसरा एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन है। एक प्राकृतिक प्रदूषण है, दूसरा क्या है, मानव जनित प्रदूषण है। गॉट इट और नॉट। प्राकृतिक प्रदूषण क्या है, आप सिंपली कहेंगे प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा, यानी कि जो प्राकृतिक नेचुरल पोल्यूशन होगा ये कैसे होगा, ये नेचुरल प्रोसेस के द्वारा होगा। प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा होने वाला प्रदूषण, प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा, प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा, ये समझते हैं प्रक्रम, प्रक्रम का मतलब है प्रोसेस। हिंदी वाले जो है ना वो अपनी भाषा में एकदम शब्दों का बेहतरीन प्रयोग करेंगे। प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा प्रदूषण, इंग्लिश में लिखेंगे पॉल्यूशन बाय नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेसेस, राइट। ओके माय डियर, बोलो यस और नो। अच्छा इसके मानव जनित के लिए क्या होगा, मानवीय कृत्यों द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा। एंथ्रोपोजेनिक वर्ड का सेम टू सेम क्या होगा, यूज हो जाता है इंग्लिश और हिंदी में, राइट। सीधा पूछा, राइट। अब यहां पर क्या होगा, मानवीय कृत्यों द्वारा, मानवीय कृत्य, कृत्य का मतलब एक्टिविटीज, मानवीय कृत्यों द्वारा प्रदूषण, मानवीय कृत्यों द्वारा प्रदूषण, मानवीय कृत्यों द्वारा प्रदूषण, ठीक है। पॉल्यूशन बाय, पॉल्यूशन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, पॉल्यूशन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज आप लिखोगे ऐसे। अब बताइए कौन कौन से नेचुरल प्रोसेस हैं, कौन कौन से नेचुरल प्रोसेस हैं जिनसे पोल्यूशन हो रहा है, जिनसे रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट हो रहा है। बताइए कौन से ऐसे नेचुरल प्रोसेस हैं जिनसे ऐसा हो रहा है, आंसर करिए माय डियर। आंसर करिए। अब तो आपका समय सोचने का, समझने का शुरू होता है। आप कहते हो ना लिख लेते हैं। बताइए के कुमार, संजय, नकुल, साजिद, आशीष, बबीता, प्रणव एंड जफर, बताइए। और आपको यहाँ पर सीखते चलना है। बताइए क्या मैं ज्वालामुखी विस्फोट को यहाँ पर शामिल कर सकता हूँ, क्या मैं वोल्केनिक इरेप्शन को यहाँ पर शामिल कर सकता हूँ, क्या वोल्केनिक इरेप्शन से पर्यावरण गुणवत्ता में कमी आती है, ज्वालामुखी विस्फोट को मैं शामिल कर लूं। अरे बोलो, बोलते ही नहीं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, कब बोलेंगे वोल्केनिक इरप्शन को शामिल कर लूं। देखो हिंदी इंग्लिश में दोनों में कर रहा हूं, कोशिश आप भी करो कि दोनों में समझ लो। वोल्केनिक इरप्शंस, इरप्शंस, ठीक है सर। चलिए दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा भूकंप। क्या किसी स्थान पर आए भूकंप से उस स्थान की गुणवत्ता में कमी आती है, क्वालिटी डिक्रीज करती है। यस, वोल्केनिक इरप्शंस हो गए। फिर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद भूकंप हो गया, अर्थक्वेक हो गया, भूकंप, अर्थक्वेक, वेरी राइट, वेरी राइट, अर्थक्वेक हो गया। अच्छा फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में नाम आता है किसका, नेक्स्ट में नाम आता है बाढ़।
फ्लड, फ्लड कहीं आएगी तो एकदम पूरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाता है ना, लोग कितना परेशान हो जाते हैं, गुणवत्ता में कमी, बाढ़, है ना। थोड़ा सा ब्रॉडली सोचिए, बाढ़, फ्लड, है ना, फ्लड हो गया, फिर क्या आएगा, सूखा पड़ेगा, फिर क्या होगा, फिर सूखा पड़ेगा, ड्रॉट जिसको आप बोलते हैं, फ्लड हो गया, फिर सूखा, सूखा, ड्रॉट, ड्रॉट, है ना, ड्रॉट, फिर क्या आएगा, फिर आएगा वनाग्नि, वनाग्नि, है ना, जिसको आपने फॉरेस्ट फायर कहा, फॉरेस्ट फायर, जंगलों में लगने वाली आग, ये प्राकृतिक भी हो जाती है। फिर क्या आएगा, फिर आएगा भूस्खलन, भूस्खलन, राइट। अभी देखिए पहाड़ों पर क्या चल रहा है, पूरा का पूरा वो स्थान कितना प्रभावित हो जाएगा, बहुत ज्यादा, भूस्खलन, लैंड स्लाइडिंग, लैंड स्लाइडिंग, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड आता है क्या, एक वर्ड आता है बादलों का फटना, है ना, बादलों का फटना, क्लाउड बस्टिंग, ये भी हो रहा है उत्तराखंड में, तो आप देखेंगे ये सब समस्याएं, बादलों का फटना, ठीक है, क्लाउड बस्टिंग, बादलों का फटना, क्लाउड बस्टिंग, ये समस्याएं हैं कि नहीं है, कुछ सोचोगे मेरे लाल और लालियों कि सब मुझे से करवाओगे, कुछ आप एग्जाम्पल बताओ ना। सुनामी, देखिए जंगल की आग, ओके, ज्वालामुखी और बिजली गिरने से जंगल में आग, ओके ओके ओके, राइट, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया है, और क्या है जी, सुनामी, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, पार्टिसिपेट कर रहे हो, सुनामी, और बताइए, अब शुरू हो जाइए, सुनामी, क्या मैं यहाँ पर एग्जाम्पल कर सकता हूँ चक्रवात का, क्या मैं चक्रवात का नाम कर सकता हूँ, चक्रवात है, हरिकेन है, टॉर्नेडो है, ये नाम कर सकता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल करिए, साइक्लोन हो गया, और बताइए, आशीष पहले इधर आइए, आप इधर पर अभी फोकस करिए, अभी प्राकृतिक प्रक्रमों पर मैं बात कर रहा हूं, आप वहां कैसे पहुंच गए, आप वहां कैसे पहुंच गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब वर्षा बहुत तेज होती है या हम जल संरक्षण की टेक्निक्स को नहीं अपना रहे होते हैं तो भूमि अपरदन होता है, भूमि अपरदन होता है, राइट, ये सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन होता है, राइट, सॉइल इरोजन, आगे बढ़ेंगे, और बताइए, कुछ और एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके पास, कुछ और एग्जाम्पल हो सकते हैं, हिमपात, हिमपात, ठीक है, ये हो गया, स्नोफॉल हो गया, और बताइए, और बताइए, मतलब ये इतने हो जाएगा ना, इससे काम चल जाएगा। क्या हम लोग इनको पढ़ने वाले हैं, नहीं, इनको हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इनको हम लोग रख देते हैं किसमें, प्राकृतिक आपदा में, किसमें रख देते हैं, प्राकृतिक आपदा में, और एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है जिसको बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट। ये आपका यूपीएससी का बहुत बेहतरीन टॉपिक हुआ करता है, प्राकृतिक आपदा एवं निवारण, आपने शायद सुना होगा, आपने शायद इसको समझा होगा, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक आपदा कहलाते हैं, नेचुरल डिजास्टर कहलाते हैं, नेचुरल डिजास्टर कहलाते हैं, है कि नहीं है, अरे बोलो, नेचुरल डिजास्टर हो जाएंगे ये। इसके बाद हम लोग चलेंगे अब मानवीय कृत्यों पर, चलिए कौन कौन से मानवीय कृत्य हैं जिनकी वजह से पर्यावरण गुणवत्ता में कमी आती है, कौन कौन से मानवीय कृत्य हैं जिनकी वजह से, ये ओजोन प्रागन, ये क्या है, प्रागन, रेतीली तूफान, ठीक है ठीक है, एसिड रेन, एसिड रेन जो है वो इधर लेकर आओ, मानवीय की तरफ लेकर आओ, मानवीय की तरफ लेकर आओ एसिड रेन को, नेचुरल मत लेकर जाओ, एसिड रेन पहले से नहीं हो रही थी, है ना। आइए, मानवीय कृत्यों में पहला क्या है,
प्रदूषण देखिए, यहीं से समस्याएं, गुणवत्ता में कमी आती है। नाम आता है किसका? औद्योगिकीकरण का, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखते चलना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, जहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो समझ लेना। इसके बाद नगरीकरण का आता है, क्या आता है? नगरीकरण, जिसको आप बोलते हैं अर्बनाइजेशन। बताइए, एक गांवों से सारी की सारी जनसंख्या कहाँ पहुंच गई? नगरों में पहुंच गई। नगरों में पहुंचने से अब छोटे छोटे घर हुए, उनमें जनसंख्या बढ़ी, जिससे कि उस स्थान पर जितने भी पेड़ पौधे थे, मतलब कि घरों को बनाने के लिए जंगलों को काटा गया, भूजल स्तर कम हो जाता है, वायु की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, ठीक है। नगरीकरण भी प्रभावित करता है, नगरीकरण भी क्या करता है? प्रभावित करता है। नगरीकरण, जिसको आप बोलते हैं अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, एक आप समझिए, वाहनों, जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भरता, मैक्सिमम डिपेंडेंसी, है ना, जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग, जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग, डिपेंडेंसी, या कह सकते हैं यूजेस, जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग, सब कुछ ऐसे ही दिमाग में रखिए। जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग, यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स, यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स, यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इसके बाद वाहनों का अत्यधिक प्रयोग, वाहनों का अत्यधिक प्रयोग, यानी कि यूजेस ऑफ व्हीकल्स, हाई यूजेस ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, वाहनों का अत्यधिक प्रयोग, वाहनों का अत्यधिक प्रयोग, अत्यधिक प्रयोग। बताइए, अच्छे वर्ड्स आ रहे हैं ना आपके पास? वाहनों का अत्यधिक प्रयोग, मैक्सिमम यूजेस ऑफ व्हीकल्स, राइट। अच्छा, आप मुझे एक और बताइएगा, क्या आप खेती में जो पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, उर्वरकों का यूज कर रहे हैं, वो खतरनाक है ना? उर्वरकों का प्रयोग, उर्वरकों का इस्तेमाल, उर्वरकों का प्रयोग, ये हो जाएगा यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स। अच्छा, यहीं पर आप क्या कर देंगे? यहीं पर आप कह देंगे कीटनाशकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। और बताइए, कुछ कुछ आप बता दें, चलिए मैं आपकी तरफ से भी आंसर चाहता हूं ऐसे प्रश्नों पर, जिन पर डिस्कशन होता रहेगा। और बताइए ना, बताइए बताइए, फटाफट आंसर करिए, मैं फिर आगे बढ़ूं। इसके और क्या रीजंस हो सकते हैं? हाँ, आप एक स्थानांतरित कृषि यहाँ पर लिखे, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और बताइए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलावा? हाँ, बहुत बढ़िया, ये एकदम बिल्कुल सही साजिद, बिल्कुल सही। यहां पर आप लिखोगे क्या? यहां पर आप लिखोगे एसीज एंड फ्रिजों का उपयोग, फ्रिजों का उपयोग। एसीज कहाँ नहीं है? बस में, ट्रेन में, घरों में, है ना, ऑफिस में, कहाँ पर नहीं है? सब जगह पर तो है। एसी का उपयोग अधिक से अधिक, तो इनसे क्या हो रहा है? इनसे सीएफसी बाहर आ रही है। एसीज एंड फ्रिजों का भरपूर उपयोग, है ना, उपयोग। और बताइए, बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम बहुत बढ़िया। डिफोरेस्टेशन, बहुत बढ़िया। वृक्षोन्मूलन, क्या बात है, बहुत ही शानदार, वृक्षोन्मूलन, वृक्षोन्मूलन, डिफोरेस्टेशन। बताते रहो आप शेर और शेरनियों, डिफोरेस्टेशन,
डिफोरेस्टेशन, ठीक है, डिफोरेस्टेशन, रेडियो धर्मिता, चलिए बहुत बढ़िया, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, वैसे ये कंट्रोल्ड हैं, वैसे अभी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अनकंट्रोल्ड होते हैं तब दिक्कत होती है। और बताइए, और बताइए, भागिए नहीं, पढ़िए ध्यान से। मैं सबसे चाहता हूं प्रश्नों के, ठीक है, और भी इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, तो यदि आपको कुछ लगे ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये अच्छे से समझ में आए। आप बताइए हम लोग किस पर वर्क करने वाले हैं? हम लोग एंथ्रोपोजोनिक पर ज्यादा फोकस्ड होते हैं, क्योंकि यही यही है जिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्या आप सुनामी आने से कंट्रोल कर लेंगे? क्या भूकंप आने को कंट्रोल कर लेंगे? क्या आप वोल्केनिक इरप्शंस को कंट्रोल कर लेंगे? बाढ़ को, वनाग्नि को नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इस पर क्या होंगे, ये कंट्रोल करके ही क्या करेंगे, पोल्यूशन को कम करेंगे, पोल्यूशन को रोकेंगे, अपने इन्वायरमेंट को बचाएंगे। ओजोन डिप्लेशन, तो ओजोन डिप्लेशन यहां से होगा ना, जो यहां से चीजें निकलेंगी उससे होगा, उससे होगा, ठीक है, राइट, ओके, बहुत बढ़िया। तो चलिए ये हुआ। अब आप यहाँ पर बात करते हैं उनकी जो पर्यावरण में पहुंचकर पर्यावरण गुणवत्ता में कमी लाते हैं। अब आप उन पदार्थों की बात करते हैं, आप उन पदार्थों की बात करते हैं जो पर्यावरण गुणवत्ता में कमी लाते हैं, यानी कि प्रदूषण फैलाते हैं, उन्हें प्रदूषक कहते हैं। द सब्सटेंसेस विच कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड द पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स टू टाइप के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। ये क्या होते हैं, अपघटनीय प्रदूषक, या फिर आप उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। क्या बोलते हैं, अपघटनीय प्रदूषक, या बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। इनको ध्यान रखिएगा, इनको ध्यान रखिएगा कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं, है ना, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या करिए, इस सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या किया जाता है, अपघटित किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। आसानी से डिकम्पोज होकर जो अपना जो टॉक्सिसिटी है, जो निगेटिव इफेक्ट है, उसे क्या करते हैं, उसे लूज कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं, उसे खो देते हैं, उसे खो देते हैं। मान लीजिए कि कोई पदार्थ किसमें पहुंचा, इन्वायरमेंट में पहुंचा, उस पदार्थ को सूक्ष्म जीवों ने अपघटित किया, डिकम्पोज किया। अब डिकम्पोज करने के बाद जो उसका नकारात्मक प्रभाव था, जो उसका निगेटिव इफेक्ट था, या उसकी जो विषाक्तता थी, टॉक्सिसिटी थी, अब वो क्या हो गई, वो लूज हो गई, खत्म हो गई, खो गई। तो अब वो जो है वो उतना खतरनाक नहीं होगा, अब वो पर्यावरण गुणवत्ता में उतनी कमी नहीं लाएगा। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विघटित प्रदूषक भी बोलते हैं, या जैव निम्नीकरण प्रदूषक भी बोलते हैं। इनको आप क्या बोल रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। क्या बोल रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। जैसे जैसे घर का कूड़ा करकट, यानी कि हाउस होल्ड गार्बेज, घर का कूड़ा करकट यानी कि हाउस होल्ड गार्बेज। फिर जैवीय अपशिष्ट पदार्थ। आप मुझे बताइए, आपके यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, रहे हैं, वहां पर चीजों को देखते हैं, तो पेड़ पौधे होते हैं आसपास, आपके द्वार में, आपके आसपास होते हैं, उनसे पत्तियां निकलती रहती हैं, झड़ती रहती हैं। आप जानवरों को पालते हैं तो उनसे क्या होता है, उनसे मलमूत्र प्राप्त होता है। ये सब क्या है, ये सब जैवीय अपशिष्ट है। आप सब्जियों के छिलके, सब्जियों के छिलके, सड़े गले पेड़, सड़े गले क्या कह सकते हैं, फल, ये सब प्राप्त करते हैं। ये सब क्या है, ये जैवीय अपशिष्ट हैं। ये सब क्या है, जैवीय अपशिष्ट हैं, यानी कि ऑर्गेनिक वेस्टेज हैं। क्या है, ऑर्गेनिक वेस्टेजेस हैं। आप शहरों में देखते हैं नालियां बनी होती हैं, नालियों में क्या चलता रहता है, नालियों में कुछ ना कुछ बहता हुआ आपको मिलेगा। ये क्या है, ये बाहित मल है, यानी कि सीवेज है। बाहित मल है यानी कि क्या है, सीवेज है। फिर कागज है, पेपर, लकड़ी है, वुड है ना, यस,
और कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं आप इसमें? और कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? बोलिए, कुछ और एग्जाम्पल्स भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, यदि ऐड कर सकते हैं तो बता दीजिए। ठीक है, राइट। घर का कूड़ा करकट, सब्जियों के छिलके, फल, बचा कुचा भोज्य पदार्थ, है ना, पत्तियां, फूल, वाहित मल, ये सब क्या है? ये सब बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ भी हमारे इन्वायरमेंट में पहुंचते रहते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते हैं। जब डिकम्पोज नहीं होंगे तो क्या होगी? उनकी टॉक्सिसिटी बनी रहेगी, वो अपना निगेटिव इफेक्ट देते रहेंगे। तो ऐसे जो हैं, ऐसे पदार्थ जो हैं, ये क्या है? डेंजरस है। ऐसे पदार्थ जो हैं वो क्या है? डेंजरस होते हैं, और इन पर हमें ज्यादा फोकस करना होता है। इन्हें हम जैव अनिम्नीकारक प्रदूषक कहते हैं, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ठीक है, जो डिकम्पोज नहीं होंगे। अब देखिए, शीशा यानी कि लेड, ये वो शीशा है जो टूटेगा नहीं, तोड़ेगा। शीशा हो या दिल हो, ये लेड जो है वो शीशा है जो आपको तोड़ेगा। ठीक है, पारा यानी कि मरकरी, है ना, आर्सेनिक, कैडमियम, निकेल, जिंक, डीडीटी। डीडीटी का फुल फॉर्म बता देंगे एक बार, फटाफट जल्दी से। डीडीटी का फुल फॉर्म बता देंगे एक बार। फिनॉल, है ना, प्लास्टिक, एस्बेस्टोस, बीएचसी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये सब क्या है? ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं। डीडीटी का फुल फॉर्म बताएंगे फटाफट माय डियर, डीडीटी का फुल फॉर्म निकालिए। प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग जो है वो किस में आएंगे? आ तो गया ना, इसमें प्लास्टिक आ गया। पॉलीथीन कर दो, यदि बहुत ज्यादा मन करे तो पॉलीथीन भी कर दो। ठीक है, पॉलीथीन कर दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर रस्सियां हो जाएगा, रस्सियां। ठीक है, जूट, इन सब के जो बने बैग हैं, रस्सियां फाइबर बने हैं जो, वो हो जाता है ना। डीडीटी फर्टिलाइजर्स, ओके। डीडीटी का फुल फॉर्म बताएंगे? देखिए आप लोग लेट बहुत कर रहे हैं, फटाफट आंसर करते चलिए। डीडीटी का फुल फॉर्म बताते चलिए, डीडीटी का फुल फॉर्म बताते चलिए। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। मैं लिखूं क्या? आपके बस की ना हो तो। डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, है ना। ये अब इंग्लिश भी इसकी लिख लो, ये इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, ज्यादा दोनों भाषाओं में लिखने में टाइम लगेगा। अब देखिए हमारे पास क्या है? हमारे पास बायोडिग्रेडेबल है। आप बताइए कौन आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं? कौन आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं? कौन आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं? बायोडिग्रेडेबल या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल? आप किसके लिए परेशान होंगे? आप किसको आप सुरक्षित करना, मतलब किससे आप बचना चाहेंगे? बायोडिग्रेडेबल से कि नॉन बायोडिग्रेडेबल से? आप कहेंगे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल्स जो हैं, जो इन्वायरमेंट में हमेशा बने रहेंगे, जिनको डिकम्पोज नहीं किया जा पाएगा, वही नुकसानदायक हैं, वही डेंजरस हैं, वही खतरनाक हैं। तो हम इनके निवारण पर वर्क करेंगे। बायोडिग्रेडेबल तो ठीक है, ये अपनी टॉक्सिसिटी को हटा दे रहे हैं, अपने निगेटिव इफेक्ट को हटा दे रहे हैं। तो जो बायोडिग्रेडेबल्स हैं, ये यदि इनका अमाउंट क्या हो जाएगा? यदि इनकी अमाउंट बढ़ता जाएगा, यदि इनकी अमाउंट यानी कि मात्रा बढ़ती जाएगी, तो मात्रा बढ़ने से क्या होगा? जो सूक्ष्म जीव हैं, यानी कि जो कह सकते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इनको क्या नहीं कर पाएंगे? इजिली डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, है ना। अमाउंट यदि बढ़ता जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोजिशन, है ना, डिकम्पोजिशन, ये एकदम क्या हो जाएगा? डिकम्पोज होना एकदम, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऐसे कर लेते हैं, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ये एकदम घटता जाएगा। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन
डिकम्पोजिशन ये क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन यानी कि आप कह सकते हैं अपघटन दर घटती जाएगी, अपघटन दर घटती जाएगी तो ये इकट्ठे होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये भी पर्यावरण को प्रदूषित करने लगते हैं। यही देखिए लिखा हुआ है, जरा पढ़ लीजिएगा नोट में, जैव विकृत प्रदूषकों की निश्चित सीमित मात्रा ही सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाती है। Only a limited amount of biodegradable pollutants are decomposed by the microorganisms. When these substances are in excess, decomposition occurs very slowly or does not occur. मतलब जब इनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो अपघटन बहुत धीरे धीरे होता है या ना के बराबर होता है, और ये भी प्रदूषण फैलाने लगते हैं। ये भी क्या करते हैं, ये भी प्रदूषण फैलाने लगते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, है ना, a limited amount of biodegradable pollutants are possible decomposition, मतलब कि pollutants are decomposed by microorganisms possibly, है ना, लेकिन when these substances are in excess then the decomposition process becomes very slow and these substances also start causing the pollution. बताइए आ रही है बात समझ में कि नहीं? पोल्यूशन कुछ आप फील कर पा रहे हैं कि नहीं? पोल्यूशन कुछ आप फील कर पा रहे हैं? डाइक्लोरोनाइट्रेट ना डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन हो गया होगा ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है किसकी, पर्यावरण में क्या क्या चीजें, जैसा कि अभी साजिद ने शायद डिफाइन किया था, पर्यावरण में जो जो चीजें होंगी, इंडिविजुअल जिनके जिनके क्वालिटी में रिडक्शन हो रहा होगा, इंडिविजुअली जिनकी क्वालिटी डिक्रीज कर रही होगी, उनको वैसा हमको नाम देना पड़ेगा। अब एयर की क्वालिटी डिक्रीज कर रही है, एयर की क्वालिटी रिड्यूस कर रही है, एयर पोल्यूशन। वाटर की क्वालिटी डिक्रीज कर रही है, वाटर की क्वालिटी रिड्यूस हो रही है, वाटर पोल्यूशन। मृदा की, सॉइल की गुणवत्ता में कमी आ रही है, सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण। आपका जो वातावरण है उसमें इतनी ज्यादा ध्वनि रह रही है जिससे कि आपका जो कह सकते हैं जीवन है वो दुश्वार हो रहा है ना, मुश्किल हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा, साउंड पोल्यूशन हो जाएगा, इवन यू कैन से नॉइज पोल्यूशन, है ना। साउंड पोल्यूशन की जगह पर वर्ड यू कैन यूज नॉइज पोल्यूशन, क्योंकि साउंड तो कोई सा भी होता है, साउंड तो स्वीट भी होता है, साउंड जो है वो कर्कश भी होता है। तो हमें कर्कश वाले से दिक्कत है, स्वीट वाले से दिक्कत है। स्वीट वाला तो हम सुनना चाहेंगे, स्वीट वाला तो हम फील करना चाहेंगे, ठीक है। रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, है ना। फिर ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, सॉलिड वेस्ट मटेरियल पोल्यूशन, और जैव प्रदूषण, वायु पोल्यूशन होता है। ये बात आई समझ में आपको? पर्यावरण के घटकों के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट वी कैन categorize the environmental pollution in these pollution like air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, radioactive pollution, solid waste material pollution and the bio pollution. Got it or not? कुछ अच्छा लग रहा है? पोल्यूशन की एंट्री आपके दिमाग में चल रही है? राइट, बहुत बढ़िया, शानदार, है ना। आगे बढ़ेंगे। एयर पोल्यूशन पर हम वर्क करेंगे। एयर पोल्यूशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोल्यूशन। और जब भी कोई नाम आएगा, पोल्यूशन का मीनिंग आप जानते हैं, रिडक्शन इन द क्वालिटी, रिडक्शन इन द क्वालिटी बाय नेचुरल प्रोसेस और मैन-मेड प्रोसेस, बाय नेचुरल प्रोसेसेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। अब इसकी क्वालिटी में, एयर की क्वालिटी में, इसी क्वालिटी में, एयर की क्वालिटी में, एयर क्या है कोई मुझे बताएगा? आप में से सभी ने प्री में अच्छे से कुछ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास करिएगा कि एयर के बारे में यदि आपसे कोई पूछता है तो एयर क्या है। एयर जो है ये गैसों का समांगी मिश्रण है। गैसों का क्या है? ये समांगी मिश्रण है, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस है, गैसों का समांगी मिश्रण, गैसों का
सामांगी, सामांगी को आप क्या बोलते हैं? होमोजीनियस, गैसों का सामांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस है, होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। मतलब कि एयर में क्या है? गैसेस है, एयर में क्या है? गैसेस है। अब ये जो गैसेस हैं, इनमें कोई गैस कम, कोई गैस ज्यादा होने लगेगी, है ना। जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है वो ज्यादा होने लगेगी, और जिसकी रिक्वायरमेंट है वो कम होने लगेगी। तो बताइए एयर का कंपोजिशन बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा? एयर का कंपोजिशन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। एयर रहती कहाँ है? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में गैसेस के अलावा कुछ कणकीय पदार्थ भी मिलने लगेंगे, कुछ पार्टिकुलेट मैटर भी मिलने लगेंगे। ये क्वालिटी गैस की क्या कर देंगे, क्वालिटी एयर की क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन हो रहा है। Change in the fixed proportion of gases present in the atmosphere due to the human or natural reasons, or the addition of other toxic gases and particulate matters in the addition to those gases is called the air pollution. मिक्सचर ऑफ गैसेस नहीं, होमोजीनियस मिक्सचर। बिकॉज आप जब इनहेल करते हैं मैं गैसों की बात बोला हूं, मैं डस्ट पार्टिकल की बात नहीं बोला हूं। गैसें जो है उनकी बात कह रहे हैं। कहीं पढ़िएगा इसको, आप समझ के थोड़ा सा फील करिएगा कि गैसों की बात कर रहा हूं, और उसी को मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं। यदि आप एक बंद कमरे में देखते हैं एयर, तो उस एयर में भी 21% ऑक्सीजन मिलेगी। आपने जरा से इनहेल करी, उसमें भी 21% मिलेगी ऑक्सीजन। बाहर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% है, अंदर वातावरण अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% है। यानी कि आप देखेंगे कि हर एक पार्ट में एयर का कंपोजिशन जो है, जो उसके कंस्टिट्यूएंट हैं, जो उसके घटक हैं, वो बराबर से चल रहे हैं। हमें दिक्कत कब है? हमें दिक्कत ये है कि इसमें टॉक्सिक गैसेस जाके मिल जा रही हैं, इसमें पर्टिकुलेट मैटर्स जाकर मिल जा रहे हैं, है ना। तब जाके समस्या है, तब जाके क्या है? समस्या है। और ये ध्यान रखिएगा साजिद, डस्ट पार्टिकल जो है एयर में नहीं है, डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में है माय डियर। एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, कार्बन पार्टिकल्स हैं। एटमॉस्फेयर में क्या है? एटमॉस्फेयर में हाँ, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है। एटमॉस्फेयर में क्या है? वाटर वेपर है। एयर में गैसेस हैं। एयर में क्या है? गैसेस हैं। एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं। गैसेस के मिक्सचर को, गैसेस के होमोजीनियस मिक्सचर को हम एयर कहते हैं। गैसेस के होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? गैसेस के होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? एयर कहते हैं। अब एयर में टॉक्सिक गैसेस के मिलने से, पर्टिकुलेट मैटर के मिलने से क्या होगा? एयर की क्वालिटी डिक्रीज करेगी, तो जाकर क्या होगा? एयर पोल्यूशन हो जाएगा। वायु प्रदूषण से तात्पर्य पृथ्वी के वायुमंडल में हानिकारक प्रदूषकों जैसे कि रसायन, केमिकल्स, जहरीली गैसें, टॉक्सिक गैसेस, कण, ये आपके जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं, या फिर जैविक अणु, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब के पहुंचने से क्या होता है? एयर पोल्यूटेड हो जाती है। ये प्रदूषक काफी हानिकारक हैं और कुछ मामलों में स्वास्थ्य के लिए इतने गंभीर हो जाते हैं कि मृत्यु तक हो जाती है। अब जो वायु की गुणवत्ता में कमी लाएंगे,
जो भी हो, चाहे वो विषाक्त गैसेस हो, टॉक्सिक गैसेस हो, या फिर पर्टिकुलेट मैटर्स हो, वो क्या करेंगे, वो जो क्वालिटी ऑफ एयर रिड्यूस करेंगे या डिक्रीज करेंगे, वो सब पोल्यूटेंट्स बन जाएंगे। और कैसे पोल्यूटेंट? एयर पोल्यूटेंट्स बन जाएंगे। उन्हें क्या कहा जाएगा? वायु प्रदूषक कहा जाएगा, एयर पोल्यूटेंट्स कहा जाएगा, वायु प्रदूषक कहा जाएगा, एयर पोल्यूटेंट्स कहा जाएगा। अब देखिए, जो वायु प्रदूषक हैं ये किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, किस तरीके से इफेक्ट डाल रहे हैं, इसके बेसिस पर जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं, जो वायु प्रदूषक हैं, वो किस प्रकार से इफेक्ट डाल रहे हैं, उसके बेसिस पर ये दो टाइप के हो जाते हैं। ये कितने टाइप के हो जाते हैं? दो टाइप के हो जाते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और दूसरे को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी का मतलब होगा जो सीधे सीधे, जो डायरेक्टली, जो सीधे सीधे डायरेक्टली एयर की क्वालिटी को डिक्रीज करेगा। यानी कि जो सीधे प्राथमिक तौर पर, जो सीधे सीधे प्राथमिक तौर पर, सीधे तौर पर वायु प्रदूषण कारण बनते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, राइट। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होंगे? जो सीधे प्रभावित नहीं करेंगे, जो सीधे नहीं पहुंच रहे होंगे, वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की होने की वजह से उनका जन्म होगा। प्राथमिक प्रदूषकों के परस्पर मिलने से, रिएक्ट होने से द्वितीयक प्रदूषकों की क्या होगी? उत्पत्ति होगी, राइट। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो सीधे तौर पर वायुमंडल में पहुंचकर वायु प्रदूषित करते हैं, वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं, द पोल्यूटेंट्स दैट डायरेक्टली कॉज एयर पोल्यूशन, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हो जाएंगे। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो हैं वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की हेल्प से बनेंगे, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के होने से बनेंगे, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के मिलने से बनेंगे, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के मिलने से बनेंगे। अब देखिए यहां पर लिखा है कारखानों से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड एक प्राथमिक प्रदूषक है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड प्राइमरी पोल्यूटेंट है। इसके अलावा आप नाम ले लीजिए CO2 का, आप नाम ले लीजिए CO का, आप नाम ले लीजिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का, आप नाम ले लीजिए कार्बन के सैचुरेटेड फॉर्म मीथेन का, आप नाम ले लीजिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, राइट है, बोलो राइट है। आप नाम ले लीजिए CFC का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, आप नाम ले लीजिए वाटर वेपर का, ठीक है, वेपर। ये सब हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट, ये सब हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट में आता है फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग, PCS, फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग, स्मॉग दैट ऑन द फ्लोर, स्मॉग दैट ओ है ना, वो स्मॉग है, ये स्मॉग है ना, स्मॉग है ना, फोटोकेमिकल स्मॉग। स्मॉग का मतलब होता है प्रकाश रासायनिक धूम्र, प्रकाश रासायनिक धूम्र। एकदम बढ़िया से खुश होकर एकदम हंसते खेलते हुए पढ़िए। तो प्रकाश रासायनिक धूम्र जो है, जिसको आप स्मॉग बोलते हैं, वो स्मोक और फॉग के मिलने से बनता है, स्मॉग और फॉग के मिलने से बनता है। बोलो जफर, प्रणव, बबीता, आशीष, साजिद, नकुल, संजय, के कुमार खुश हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा चीजें फील कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग फोकस्ड होंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स पर भी, हम लोग फोकस्ड होंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स पर भी, ठीक है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में ये, अच्छा, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स पहुंच कैसे रहे हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स पहुंच कैसे रहे हैं? तो यहां पर देखिएगा, बर्निंग फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधनों के जलाने से, माइनिंग ऑपरेशंस करने से, कारखानों में और उद्योगों में निकलने वाले एग्जॉस्ट गैसेस से, वातावरण में, एटमॉस्फेयर में टॉक्सिक गैसेस पहुंचती हैं, साथ साथ पार्टिकुलेट मैटर्स पहुंचते हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं? ये एयर क्वालिटी को डिक्रीज करते हैं। अब
यातायात संबंधित वायु प्रदूषण, जिसको आप TRAP बोलते हैं, ट्रैफिक रिलेटेड एयर पोल्यूशन जो है TRAP, है ना, ट्रैफिक रिलेटेड एयर पोल्यूशन जो है TRAP, गैसों और कणों का मिश्रण, गैसों और कणों का मिश्रण, गैसों और कणों का मिश्रण, है ना, मानव निर्मित वायु प्रदूषण के अधिकांश तत्व हो जाते हैं, है ना, गैसों और कणों का मिश्रण मानव निर्मित वायु प्रदूषण के क्या हो जाते हैं, अधिकांश तत्व हो जाते हैं। अब ये जो ट्रैफिक रिलेटेड एयर पोल्यूशन है, अभी मानव की वजह से ही तो हो रहा है। अधिक से अधिक क्या हो रहे हैं, अधिक से अधिक व्हीकल्स का यूज हो रहा है और व्हीकल्स के अंदर फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं, राइट। क्या हो रहा है, ओजोन, जमीनी स्तर वाली ओजोन जो है, ऊपर वाली ओजोन तो सही है, लेकिन जो जमीनी स्तर वाली ओजोन है, जो निचले परतों में ओजोन है, वो नुकसानदायक है। कार्बन के विभिन्न रूप, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स, और यहाँ पर बोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको आप BOC ध्यान रखेंगे, BOC बोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स PAC पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और सूक्ष्म कण, ये सब क्या हैं, ये सब जो हैं ये वायु को प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं, वायु को प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं। जफर खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, ठीक है, राइट। ओजोन एक वायुमंडलीय गैस है। ये चूंकि हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे ओजोन लेयर डिप्लेशन में बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन सुनिएगा, ओजोन एक वायुमंडलीय गैस है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि ओजोन एक्टिव गैस है कि इनएक्टिव गैस है, ओजोन सक्रिय गैस है कि इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। ओजोन जो कि एक वायुमंडलीय गैस है, ये जब कहाँ रहती है, ये जब जमीनी स्तर पर रहती है, ये जब ग्राउंड लेवल पर रहती है, तो ये क्या करती है, स्मॉग का निर्माण करती है। ये किसका निर्माण करती है, ये स्मॉग का निर्माण करती है। ओजोन जो है, ये जो कि वायुमंडलीय गैस है, एटमॉस्फेरिक गैस है, ये किसका निर्माण करती है, ये ओजोन का निर्माण करती है। सॉरी, ओजोन ये जो है स्मॉग का निर्माण करती है। और स्मॉग कब बनता है, जब व्हीकल्स जो हैं, बिजली संयंत्र यानी कि पावर प्लांट जो हैं, औद्योगिक बॉयलर्स यानी इंडस्ट्रियल बॉयलर्स हैं, रिफाइनरीज हैं, और अन्य स्रोत जो भी हो सकेंगे, और भी उनसे क्या निकलती है, उनसे निकलती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स, ये निचली ओजोन का निर्माण करते हैं। ये जो है स्मॉग कहलाता है। वायुमंडल में जो निचली परतों में ओजोन मिलेगी, वो एक तरीके से स्मॉग का काम करती है, स्मॉग बनती है। अब देखिए क्या हो रहा है, व्हीकल से, कार, वाहनों से, बिजली संयंत्रों से, औद्योगिक बॉयलरों से, है ना, कार से, पावर प्लांट से, इंडस्ट्रियल बॉयलर से, रिफाइनरीज से, और भी अदर सोर्सेज हैं, वहां से क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। Hc का मतलब क्या हो जाएगा, Hc का मतलब हो जाएगा हाइड्रोकार्बन्स। Hc का मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स। ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट होते हैं, क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इससे क्या बनाते हैं, फोटो केमिकल स्मॉग का निर्माण करते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग। प्रकाश रासायनिक धूम्र का निर्माण करते हैं, प्रकाश रासायनिक धूम्र का निर्माण करते हैं, फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल सी बड़ा बनाते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग का निर्माण करते हैं। इसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक धूम्र, प्रकाश रासायनिक धूम्र, प्रकाश रासायनिक धूम्र का निर्माण करते हैं। ये पेड़ पौधों के लिए और जानवरों के लिए बहुत खतरनाक है ना। फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग में एक नाम आता है पैन का, किसका नाम आता है, पैन।
पेन होता है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, इंग्लिश में ही है, समझ लीजिए, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। और इसमें क्या रहेगा, पेन रहेगा और ओजोन फॉर्मेल्डिहाइड रहेगा, ओजोन फॉर्मेल्डिहाइड, ओजोन फॉर्मेल्डिहाइड रहेगा। ये जो पेन है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट एक्टिव है, ये देखिए इनर्ट कह रहे हैं ना, इनर्ट कैसे हो जाएगा, इनर्ट होता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती, ये एक्टिव गैस है, इनर्ट होता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती, तब तो हम ओजोन से कुछ ना तो नुकसान पाते और ना ही इससे कुछ फायदा पाते। ओजोन फिर सीएफसी को कैसे कंट्रोल करता, ओजोन जो है फिर सीएफसी को कैसे कंट्रोल करता, और ओजोन फिर कैसे सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता। ये कैसी गैस है, एक्टिव गैस है। तो आप मुझे बताइए, यदि मैं आपसे पूछूं कि ओजोन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, तो आप क्या बताओगे? ओजोन प्राइमरी पॉल्यूटेंट है या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, क्या बताओगे? टेल मी, ओजोन जो है ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, क्या बताओगे? ओजोन जो है ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। फोटोकेमिकल स्मॉग ये क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। यदि मैं पूछूं आपसे कि पेन यानी कि परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट पेन क्या है, तो उसको भी आप बताओगे कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, इसे भी आप बताओगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, बोलोगे? बहुत बढ़िया बनता, वेरी नाइस साजिद, वेरी नाइस, है ना। चलिए अब देखिए, हानिकारक गैसें जिनमें CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड्स हैं, ये मोटर वाहन के उत्सर्जन के घटक हैं या फिर औद्योगिक प्रक्रियाओं के उप उत्पाद हुआ करते हैं। यानी कि जो CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, इनका, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, इनका प्राप्ति, इनका स्रोत क्या है? इनके स्रोत जो हैं मैक्सिमम जो व्हीकल इमिशंस हैं वो, या फिर ये आ रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस के बाई प्रोडक्ट के रूप में, या फिर ये आ रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस के बाई प्रोडक्ट के रूप में, राइट राइट। अब हमको क्या करना है, अब हम थोड़ा थोड़ा इन गैसेस के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि जो CO2 है ये कहाँ से आ रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आ रही है, इसके क्या फायदे क्या नुकसान हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। चलिए पहले तो आप मुझे सोर्स बताइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स क्या है, स्रोत, कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स क्या हो जाते हैं। तो देखिए सोर्स जो है वो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधनों का दहन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, स्रोत बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधनों का दहन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधनों का दहन, जीवाश्म ईंधनों का दहन, ईंधनों का दहन, राइट, जीवाश्म ईंधनों का दहन। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा है जो रेस्पिरेशन करते हैं हम लोग, श्वसन करते हैं। आप बताइए श्वसन के थ्रू आप एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज कर रहे होते हैं, आप एटमॉस्फेयर में CO2 तो रिलीज कर रहे होते हैं, है ना। तो रेस्पिरेशन, चाहे आप कर रहे हो रेस्पिरेशन, चाहे एनिमल्स कर रहे हो, चाहे कोई प्लांट कर रहे हो, है ना, वेजिटेशंस कर रहे हो, सबके रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होगा, सबके रेस्पिरेशन के थ्रू, सबके रेस्पिरेशन के थ्रू, रेस्पिरेशन ऑफ
लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रेस्पिरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सजीवों का क्या श्वसन, सजीवों का श्वसन। इस प्रक्रिया से क्या होगा, इस प्रक्रिया से CO2 वातावरण में मुक्त होगी, CO2 वातावरण में क्या होगी, मुक्त होगी, राइट। अच्छा, और कोई बताएंगे नेक्स्ट सोर्स में क्या है। नेक्स्ट सोर्स में आप देखिए, डिकेइंग ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हमारा शरीर, पेड़ पौधों का शरीर, जंतुओं का शरीर, वो किससे मिलकर बना है, वो तत्वों से मिलकर बना है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना है। और जब हमारे शरीर का अपघटन होता है या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का जब डिके होता है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का जब डिके होता है तो क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के डिके से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, है ना। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, पदार्थों के अपघटन से। मैं किसी चीज को आपके लिए आसान बनाते हुए चल रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान देना। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, अपघटन से, ठीक है। यहां से आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। एक पॉइंट और नोट करिएगा, जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वो भी वातावरण में क्या ऐड करता है, ढेर सारी गैसेज ऐड करता है। उन गैसेज में कहीं ना कहीं पर CO2 गैस भी होगी, वोल्केनिक इरप्शन से, ज्वालामुखी विस्फोट से, ज्वालामुखी विस्फोट से। बताइए, सोर्सेज समझ में आए, ऐसे लिखोगे ना आप। जब आएगी बात किसकी, जब आएगी बात लिखने की एयर पोल्यूशन की, ये आपके JPSC का बेहतरीन क्वेश्चन है, एयर पोल्यूशन। इसको मेरी तरफ से आप 5 स्टार बना के आज अच्छे से पढ़ के इसको अपना बना के JPSC का एक क्वेश्चन लिख डालिएगा। ये तो इसके क्या हो जाते हैं, सोर्स हो जाते हैं। माइनिंग से, बहुत बढ़िया, माइनिंग प्रोसेस से मिलेंगे, माइनिंग प्रोसेस से मिलेंगे, माइनिंग प्रोसेस मतलब खनन की प्रक्रिया से मिलेगा, बहुत बढ़िया। और बताइए, ऐसे ही तो मुझे चाहिए आप लोगों का साथ, माइनिंग प्रोसेस से मिलेगा, खनन के द्वारा, खनन प्रक्रिया से, खनन प्रक्रिया से। और बताइए, और किसी को, हाँ वोल्केनिक इरप्शन तो हो गया, और किसी को कुछ आ रहा हो और कोई कुछ बता रहा हो तो बता डालिए, ठीक है। और कुछ आ रहा हो तो बता डालिए। अब देखिए, जब सोर्स हो गया तो अब हम क्या देखेंगे, अब सोर्स के बाद हम लोग देखेंगे कि इसके क्या, ये इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं कि ये कैसे, क्या प्रभाव डालती है, क्या इससे फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो देखिए, वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड अत्यंत महत्वपूर्ण गैस है, वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड अत्यंत महत्वपूर्ण गैस है, ठीक है। बिना इसके क्या नहीं हो सकता है, बिना इसके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। ये बात तो आप जानते हैं, नोट के फॉर्म में इस बात को आप लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द ओनली गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ ऑन द विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि ओनली नहीं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ, है ना। बिना CO2 के क्या पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाएंगे, क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाएंगे, क्या उनकी भोजन आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाएगी, क्या पेड़ पौधों पर जंतु जो हैं वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है, बिल्कुल है। तो सब कुछ तो क्या है, सब कुछ तो CO2 पर डिपेंड है। CO2 का यूटिलाइजेशन करके पेड़ पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में इसको क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में इसका उपयोग करते हैं, फोटोसिंथेसिस में उपयोगी, यानी कि क्या इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस में उपयोगी गैस है ये। बिना इसके फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसेंशियल कह दूं मैं, उपयोगी ना कहूं, मैं इसेंशियल कहूंगा। फोटोसिंथेसिस में इसेंशियल, इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसेंशियल गैस,
इसेंशियल गैस फॉर फोटोसिंथेसिस, इसेंशियल गैस फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना, इसेंशियल गैस फॉर फोटोसिंथेसिस। थोड़ा थोड़ा लिख के आपको इसलिए, ताकि आप ऐसे लिखो, ताकि आप ऐसे करो, आप मेरी भावनाओं को जब समझ जाओगे ना, तो आपको मेरे से अच्छा कोई नहीं लगेगा पढ़ाने के मामले में। इसेंशियल गैस फॉर फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक। लेकिन ये गैस जो है खतरनाक भी बहुत है। ये गैस जो है खतरनाक भी बहुत है। इसकी अधिक मात्रा जो है ये क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये मेन ग्रीन हाउस गैस है, मेन ग्रीन हाउस गैस, मेन ग्रीन हाउस गैस है। इसके द्वारा 60% ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट होता है। ये मेन ग्रीन हाउस गैस है। हरित, ये मुख्य क्या है, मुख्य मुख्य हरित गृह गैस है, मुख्य हरित गृह गैस है। ठीक है, मुख्य हरित गृह गैस है। सुनते जाइएगा, ये क्या है, ये मेन ग्रीन हाउस गैस है, ये मेन ग्रीन हाउस गैस हो जाती है, मेन ग्रीन हाउस गैस हो जाती है। और बताइए, और कुछ आप जानते हो, मेन ग्रीन हाउस गैस हो जाती है। यहां पर देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मेन ग्रीन हाउस गैस है, मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, मुख्य रूप से उत्तरदायी, मुख्य रूप से उत्तरदायी। अच्छा, वातावरण में यदि क्या होता जाएगा, मुख्य रूप से उत्तरदायी। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसी प्रकृति रखेगी, अम्लीय प्रकृति रखती है, एसिडिक नेचर रखती है, अम्लीय प्रकृति। ठीक है, तो वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ती जाती है, तो जिससे कि क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बन सिंक के रूप में सबसे ज्यादा काम कौन करता है, सबसे ज्यादा कार्बन सिंक के रूप में काम कौन करता है, पेड़ पौधों के अलावा कार्बन सिंक के रूप में और काम कौन करता है। कार्बन सिंक का मतलब है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, जब कार्बन साइकिल पढ़ी थी, जब हम लोगों ने कार्बन साइकिल पढ़ी थी, तो कार्बन सिंक का हम लोगों ने जिक्र किया था। जो पेड़ पौधे होते हैं कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, वृक्ष जो होते हैं कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, है ना। यहाँ पर ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस, है ना, ड्यू टू एफोरेस्टेशन, सॉरी ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन, ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, ड्यू टू डिफोरेस्टेशन यानी कि वृक्षोन्मूलन के कारण, वृक्षोन्मूलन के कारण। आप यदि मेरे से कभी, यहाँ पर तो अब नहीं पॉसिबल है, लेकिन यदि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ। पीपीटी इसलिए बनानी पड़ती है, या पीपीटी आपको इसलिए प्रोवाइड करनी पड़ती है क्योंकि हमको कम समय में अधिक से अधिक क्या करना पड़ता है, अधिक से अधिक हमें वृक्षोन्मूलन के कारण वृक्षोन्मूलन के कारण क्या है, ड्यू टू डिफोरेस्टेशन CO2 की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं ओशियंस, कार्बन सिंक के रूप में कौन काम करते हैं, ओशियंस, महासागर काम करते हैं। महासागरों में जब कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती जाएगी ज्यादा मात्रा में, तो महासागरों की अम्लीयता बढ़ेगी, ड्यू टू एब्जॉर्बेशन, ड्यू टू एब्जॉर्शन ऑफ CO2,
ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 ये क्या होगा, महासागरों की अम्लीयता बढ़ेगी, महासागरीय अम्लीयता, ओशियानिक एसिडिटी। ओशियानिक, ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ, जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ कि पॉइंट क्लियर करते हुए, चीजों को लिखते हुए आप नोट्स बनाते हो, महासागरीय अम्लीयता क्या होगी, बढ़ती है। अभी तो नहीं पढ़ाते हैं यहाँ पर, तो ऑनलाइन ही है। बताइए, अच्छे समझ में आया, CO2 के बारे में लिख लोगे ना? बताइए, जफर, बबीता, आशीष, साजिद, संजय, के कुमार, बताइए, कुछ तो बताइए, लिख लोगे कि नहीं? टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, ग्लेशियर्स का पिघलना इसी की वजह से है। टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब टेम्परेचर इंक्रीमेंट है ना, मुख्य रूप से उत्तरदायी। तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ये केवल केवल CO2 की प्रेजेंस ज्यादा हो रही है, इसलिए होता जा रहा है। बताइए, CO2 आपका हो गया, ये मैंने एक पेज में जितना लिखा उतना आपके दिमाग में घुस गया, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, महासागरीय अम्लीयता बढ़ने से, ओशियानिक एसिडिटी बढ़ने से क्या होता है, जो जीव जंतु होते हैं उनके समाप्त होने की दर बढ़ती है, महासागरीय जैव विविधता में कमी आती है। ओशियानिक एसिडिटी बढ़ने से, महासागरीय अम्लीयता बढ़ने से महासागरीय जैव विविधता क्या होती है, महासागरीय जैव विविधता डिक्रीज करेगी, यानी कि ओशियानिक बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, ओशियानिक बायोडाइवर्सिटी कम होगी। ज्यादा अम्लीयता बढ़ जाने से जो महासागरीय जीवन होता है वो प्रभावित होता है, महासागरीय जीवन जो है वो प्रभावित होगा, वहां पर पाए जाने वाले जो जीव हैं वो समाप्त होंगे। ऐसे आप दिखाओगे ना, एग्जामिनर एकदम गदगद हो जाएगा, एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा कि अरे वाह, लड़की को, मेरे शेर और शेरनी को, लाल और लाली को अच्छे से पता है, लाल और लाली को सब अच्छे से क्लियर है। एक एक पॉइंट ये लोग क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट को ये लोग धराशायी कर दे रहे हैं, एक पॉइंट को ये लोग अच्छे से कवर कर ले रहे हैं, कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, ओके। फिर हम लोग आते हैं किस पर, फिर हम लोग आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पर, फिर हम लोग किस पर आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पर आते हैं। अच्छा, ये तो आप जानते हैं कि CO2 क्या हो जाएगा, ये प्राथमिक प्रदूषक हो जाएगा। ये इसको भी आप लिख सकते हो, जैसे आपको क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन करना है तो जो पीछे सीखे होते हो ना उसको सब लिखो। प्राथमिक प्रदूषक है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है, प्राथमिक प्रदूषक है, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है। अब हम लोग आए कार्बन मोनोऑक्साइड पर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से पूछा कि कार्बन मोनोऑक्साइड तुम अपने बारे में कुछ बताओ। कार्बन मोनोऑक्साइड ने कहा कि मैं प्राइमरी पोल्यूटेंट हूँ, मैं प्राथमिक प्रदूषक हूँ, मैं प्राइमरी पोल्यूटेंट हूँ, प्राथमिक प्रदूषक हूँ, प्राइमरी पोल्यूटेंट। और माय डियर, नाराज मत हुआ करिए, दोनों भाषाओं में लिखने में टाइम लग जाता है, इसलिए यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता दो, नहीं दिक्कत है तो कोई भी भाषा में लिख रहा हूं उसको आप अपना मानते चलो, अपना जो भी आपको लिखना हो लिखना। ओके, प्राइमरी पोल्यूटेंट है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है ये। अच्छा, प्राइमरी पोल्यूटेंट के से ज्यादा जरूरी इसके लिए जो अब मैं लिखने जा रहा हूं वो ये है कि यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक कौन सा है, सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक कौन सा है, तो आप कहना यही है, यही है, यही है ना, यही है, यही है, यही है। ये जो है ये मुख्य वायु प्रदूषक हो जाता है, मुख्य वायु प्रदूषक हो जाता है, सबसे ज्यादा खतरनाक है, मुख्य वायु प्रदूषक है ये, मुख्य वायु प्रदूषक है, यानी कि मेन एयर पोल्यूटेंट है, मेन एयर पोल्यूटेंट है। ये CO2 से भी ज्यादा खतरनाक है, ये मेन एयर पोल्यूटेंट है। ये क्या है, ये विषैली गैस है, ये मेन है, ये विषैली गैस है, पॉइजनस गैस है। इस गैस को हमारे अंदर पहुंचने से बहुत नुकसानी करती है, पॉइजनस गैस है। ये कैसी गैस है, ये पॉइजनस गैस है, पॉइजनस गैस है। ये एयर से भारी है, ये क्या है, एयर से भारी है। और यदि वायु प्रदूषकों में पूछा है कि सबसे ज्यादा कौन है जो प्रभाव डालता है, तो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। आइए सोर्स पर चलते हैं हम लोग,
सोर्स की बात करते हैं, स्रोत की बात करते हैं। कहां से आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कहां से आएगा? तो ये जीवाश्म ईंधनों के दहन से आएगा। लेकिन जब जीवाश्म ईंधनों का दहन कैसे होगा? अपूर्ण दहन होगा, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। बताइएगा जो फॉसिल फ्यूल हैं वो कहां पर यूज हो रहे हैं? फॉसिल फ्यूल कहां पर यूज हो रहे हैं? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल मतलब कि जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से, जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से, जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से, अपूर्ण दहन से मिलेगा। जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से मिलेंगी क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जीवाश्म ईंधनों का दहन कहां पर हो रहा है? जीवाश्म ईंधनों का दहन कहां पर हो रहा है? जीवाश्म ईंधनों का दहन ये वाला जो है ये कहां से आएगा? ये वाहनों से, औद्योगिक कारखानों से, औद्योगिक कारखानों से, वाहनों से आएगा, औद्योगिक कारखानों से आएगा, औद्योगिक कारखानों से, वाहनों से आएगा, औद्योगिक कारखानों से आएगा। ठीक है, बोलो। ये जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से, औद्योगिक कारखानों से आएगा, वाहनों से आएगा। अच्छा, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं? अंगीठी जलाते हैं। अंगीठी जलाने से, अंगीठी में कोयला जलाने से, अब मैं बताऊंगा अभी क्या हो रहा है, सुनना ध्यान से। तो चाहे क्या हो, चाहे वाहन हो, चाहे औद्योगिक कारखाने हो, चाहे अंगीठी हो, सब जगह पर जीवाश्म ईंधन जल रहा है। तो जीवाश्म ईंधन में कौन होता है? कार्बन होता है। फॉसिल फ्यूल में कौन होता है? कार्बन होता है। कार्बन का जब कंप्लीट कंबशन होगा तो उसमें क्या होगा? सी जो है, कार्बन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, CO2 बनेगा। ये क्या है? ये पूर्ण दहन है, पूर्ण दहन, कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन। पूर्ण दहन का मतलब है ऑक्सीजन की भरपूर उपस्थिति, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा। जो पूर्ण दहन होता है वो कैसे होता है? ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? पूर्ण दहन होता है। और ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में, ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में, ऑक्सीजन की कम मात्रा में, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है तो शुरू हो जाता है क्या? शुरू हो जाता है अपूर्ण दहन। क्या शुरू हो जाता है? अपूर्ण दहन शुरू होता है। सुनते हो कि नहीं सुनते हो? ये चीज सुनते हो? ये जो मैं बता रहा हूं आप इसको छाप दोगे ना, लिख पाओगे ना? आप कहते हो सर ये इतना पढ़ा दो, उतना पढ़ा दो, इतना हो जाए। अरे लिखना तो आपको इतना ही है जितना बता रहे हैं। तो ये क्या बनेगा? सॉरी, यहाँ पर पहले आपके लिए कंटेंट बनाओ, फिर आपको सिखाओ, और उसमें भी आप यदि कुछ नहीं करेंगे तो गद्दारी करवा, हाँ गद्दारी करवा हमसे। इनकम्प्लीट कंबशन मतलब आपको जो पढ़ा दिया हो ना वो आपने यदि लिखा नहीं तो समझ लीजिए कि फिर आपसे मुलाकात जो होगी वो सीधे खतरनाक होगी। इनकम्प्लीट कंबशन, ये बात समझ में आई सबको? अब इनकम्प्लीट कंबशन कब होगा? जब सीमित मात्रा होगी या कम मात्रा होगी। कहां पर हो सकता है? वाहनों में, औद्योगिक कारखानों में, है ना? अंगीठी में कोयला जलाने से होगा। ओके ओके ओके। दम घुटने लगता है, ये हीमोग्लोबिन को नुकसान पहुंचाता है। बहुत बढ़िया साजिद, बहुत बढ़िया जफर, बहुत बढ़िया। ठीक है,
ओके। अब देखिए यहाँ पर नोट के फॉर्म में लिखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा खतरनाक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये क्या ग्रीन हाउस गैस है? जल्दी से बताओ, क्या ये ग्रीन हाउस गैस है? क्या ये ग्रीन हाउस गैस है? क्या ग्लोबल वार्मिंग रिस्पॉन्सिबल है? ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नहीं है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, फॉर ग्लोबल वार्मिंग। जब ये ग्लोबल वार्मिंग में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हम इससे परेशान क्यों हैं इतना? हम इससे परेशान क्यों हैं इतना? आइए मैं इसको ले चलता हूं, इसकी परेशानी का कारण बताता हूं। आप क्या किए, ठंडी के समय पर सोचे कि मुझे ठंड ना लगे, मुझे ठंड ना लगे और मैं ठंड से बच पाऊं, इसके लिए आपने अपने घर में क्या किया, घर में एक पात्र लिया, कभी कभी बाल्टी में बालू वालू भर के ये सब करके क्या करते हैं, कोयला उसके ऊपर रख देते हैं, कोयला जला लेते हैं, है ना, जिसे हम अंगीठी बता देते हैं, अंगीठी बना लिया हमने, राइट। तो हमने क्या किया, कमरे के अंदर, कमरे को चारों तरफ से एकदम बिल्कुल एयर टाइट कर दिया, ना तो दरवाजों के नीचे जगह बची, ना तो खिड़की हमने खोली, हमने बिल्कुल एयर टाइट कर दिया। अब कमरे में वायु का प्रवेश बंद हो गया, वायु का प्रवेश भी बंद, वायु का आना जाना बंद हो गया। अब हमने अंगीठी जलाई, अंगीठी जलाए तो क्या हुआ कि तब तो कमरे में पर्याप्त वायु थी, सॉरी कमरे में तब पर्याप्त ऑक्सीजन थी। जब पर्याप्त ऑक्सीजन थी तो पर्याप्त ऑक्सीजन ने क्या किया, जो फॉसिल फ्यूल था यानी कि जो कोयला था उसका कंप्लीट कंबशन करना शुरू कर दिया। कंप्लीट कंबशन होता रहा तो CO2 मिलती रही। अच्छा, हम इनहेल क्या कर रहे हैं, हम इनहेल एयर कर रहे हैं, उस एयर में से O2 को यूज कर ले रहे हैं और एक्सेल करने पर हम CO2 को रिलीज कर रहे हैं। तो कमरे में O2 की मात्रा कम हो रही है क्योंकि O2 हम इनहेल भी कर रहे हैं और O2 कंप्लीट कंबशन में भी क्या हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। O2 कंप्लीट कंबशन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो O2 कम होता जा रहा है, CO2 बनता जा रहा है। अब कमरे में O2 की कम मात्रा होगी। अब कहा कि अब मैं करूंगा इनकम्प्लीट कंबशन, फॉसिल फ्यूल ने कहा अब मेरा होगा इनकम्प्लीट कंबशन और मैं निकालूंगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड निकली तो ये भी एयर में जाके मिल गई, टॉक्सिक गैस है ना, ये भी एयर में जाकर मिल गई। जब टॉक्सिक गैस है एयर में जाकर मिल गई तो इस एयर को इंटेक किसने किया, हमने। अब हम इंटेक करते समय एयर ही इंटेक करते हैं। अब उस एयर में से ऑक्सीजन क्या करते हैं, भले उस एयर में से ऑक्सीजन का यूज करते हैं लेकिन इंटेक क्या करते हैं बताइए। यस यस यस, मीठी नींद की इसी से ही होता है, मीठी नींद की मृत्यु। बहुत बढ़िया माय डियर, बहुत अच्छा। तो क्या हुआ कि इनहेल करते समय हम क्या इनहेल करते हैं, हम एयर ही इनहेल करते हैं, एयर से ऑक्सीजन को यूज कर लिया जाता है। अब हमने एयर इनहेल करी क्योंकि हमारी नौ नोक में, हमारी नाक में, हमारे नॉस्ट्रल्स में कोई अंदर सेपरेटर ऐसा नहीं लगा हुआ है जो एयर से कहे एयर तुम में से केवल ऑक्सीजन आएगी और सब कुछ बाहर रह जाएगी। ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो माय डियर क्या है, यदि ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है तो फिर हम पूरी की पूरी एयर इनटेक करेंगे। अब एयर में चली गई कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को देखते ही हीमोग्लोबिन कहा कार्बन मोनोऑक्साइड तुम आ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड तुम आ गई, मैं तेरा ही कर रहा था इंतजार। हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति सर्वाधिक सक्रियता दर्शाता। हीमोग्लोबिन कहता है तू मेरी हो जा, तू मेरी हो जा। कार्बन मोनोऑक्साइड कहती है तथास्तु मैं तुम्हारी हुई। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में हमारे अंदर प्रवेश कर गई, हमारे अंगों में, हमारे ऊतकों में, हमारी कोशिकाओं में पहुंची और माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंची। माइटोकॉन्ड्रिया कहा अरे हीमोग्लोबिन ये का लेकर चले आए हो, हमें तो जरूरत थी ऑक्सीजन की और तुम तो ले आए कार्बन मोनोऑक्साइड। हाय दैया, अब क्या होगा, अब तो श्वसन की प्रक्रिया ही नहीं होगी।
सेलुलर रेस्पिरेशन ही नहीं होगा, शरीर को ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, हमारा शरीर इस चीज को दम घुटने के रूप में क्या करता है, दम घुटने के रूप में इसे नोट करता है। और फिर जब यह सोते सोते क्या हो जाता है, जब हम नहीं जान पाते हैं तो अचानक से गर्मी लेने गए थे, ठंड से बचने गए थे, अब शरीर ठंड पड़ जाता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है। शरीर का ठंडा पड़ना क्या होना, मृत्यु होना कहलाता है। शरीर का ठंडा पड़ना क्या कहलाता है, मृत्यु होना कहलाता है। बताइए समझ में आया? ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं पर मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। अब यदि आपसे कोई पूछता है कि हीमोग्लोबिन सर्वाधिक सक्रियता किसके प्रति दर्शाता है, तो हीमोग्लोबिन सीओ के प्रति सर्वाधिक सक्रियता दर्शाता है। हीमोग्लोबिन सर्वाधिक सक्रियता, हीमोग्लोबिन सर्वाधिक सक्रियता मतलब कितना प्रेम करता है, इससे बहुत प्रेम करता है। सर्वाधिक सक्रियता, हीमोग्लोबिन सर्वाधिक सक्रियता या हीमोग्लोबिन की सर्वाधिक सक्रियता, ऐसे कर लेंगे। हीमोग्लोबिन की सर्वाधिक सक्रियता किसके प्रति होती है, सीओ के प्रति होती है ना, सीओ के प्रति होती है। और यहां पर आप लिखेंगे हीमोग्लोबिन प्लस सीओ बिकम्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, जब ये हमारे शरीर में पहुंचता है ना, तो त्राहिमाम हो जाता है हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाया है ना। हीमोग्लोबिन की सर्वाधिक सक्रियता किसके प्रति होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति होती है। अब जो रक्त है उसकी ऑक्सीजन को परिवहन करने की क्षमता क्या हो जाएगी, रक्त की ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता घट जाएगी, रक्त की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता घटेगी। ट्रांसपोर्टेशन है ना, परिवहन क्षमता कम होगी, क्षमता में कमी। रिडक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी, रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता में कमी, रिडक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी ऑफ ब्लड टू ऑक्सीजन, शरीर में ऑक्सीजन की कमी, शरीर में ऑक्सीजन की कमी ला देगी, O2 की कमी, और फिर हो जाएगा दम घुट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, दम घुट जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं दम घोटू गैस। क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस बोलते हैं। इसको आप बोलते हैं क्या, इसको आप बोलते हैं स्ट्रैंगुलेटिंग, क्या बोलते हैं, स्ट्रैंगुलेटिंग गैस, स्ट्रैंगुलेटिंग गैस क्या बोलते हैं, स्ट्रैंगुलेटिंग गैस बोलते हैं, अंगीठी गैस, स्ट्रैंगुलेटिंग गैस। और अभी आपने कहा माय डियर, बहुत अच्छा आशीष ने बताया था कि आशीष ने कहा था मीठी नींद की मृत्यु, एकदम पता नहीं चलता है, शरीर को गर्म करने के लिए, ठंड से बचने के लिए आपने अंगीठी जलाई थी, मीठी नींद की मृत्यु हो जाती है। बताइए कितने लोग हैं जो अच्छे से समझ गए हैं। एक पेज नहीं है ये बहुत बड़ी आपके लिए क्या है, रिसोर्स है। मीठी नींद की मृत्यु मैंने समझाते हुए लिखा है, ये ध्यान रखना, मीठी नींद की मृत्यु, मीठी नींद की मृत्यु हो जाती है। बहुत बढ़िया है ना। फिल्टर लगाने से, कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज करने से सीओ को कम कर सकते हैं। बिल्कुल साजिद, बिल्कुल, इसको भी नोट करके लिख लीजिए सब लोग, ये साजिद की बात को नोट करके लिख लीजिए, है ना। यदि हमको क्या करना है, यदि हमें सीओ के इमिशन को कम करना है तो हमें वाहनों में सीएनजी का उपयोग करना है। निवारण इसका यदि आपको जानना है, निवारण मतलब कि कमी जाननी है, तो वाहनों में सीएनजी का उपयोग, वाहनों में सीएनजी का
उपयोग, अधिक से अधिक सीएनजी का उपयोग करें, यूजेस ऑफ सीएनजी इन व्हीकल्स। इतनी इंग्लिश तो समझ लोगे, हिंदी समझ लोगे मेरे दोस्त कि नहीं समझोगे, है ना। फिल्टर का यूज करेंगे, चाहे कहाँ पर हो, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे कारखाने उद्योग हो, है ना। फिल्टर लगाने से, फिल्टर लगाना, कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज, कैटालिटिक कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज, कन्वर्टर का यूज, कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज करेंगे, कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज करेंगे। बताइए समझ में आया? राइट, क्लियर हुआ? तो माय डियर, इतनी बात जब आप अच्छे से समझ गए हैं तो अभी के लिए, आज के लिए हम लोग अभी इतना ही रखेंगे। पहले आप जो पुराना प्रीवियस जो है सब कुछ उसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। आज जो है इतना आप कवर कर लीजिए, इतना कर लीजिए, और फिर कल मैं एयर पोल्यूशन को कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि एयर पोल्यूशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एयर पोल्यूशन जो है थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। तो मैं इसे आपके लिए बेहतरीन तरीके से बनाना चाहता हूं। आप मेरा विश्वास रखें, आपका विश्वास डगमगाएगा नहीं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप प्रीवियस जो भी है उसको, जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कर लीजिएगा और इसको भी आप अपना बना लीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग कल कवर करके खत्म कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अब आपको सेल्फ स्टडी ज्यादा जरूरी है। सेल्फ स्टडी में आपको क्या करना होगा? हाँ, ये बात सही है साजिद। मैं अभी जिस पर फोकस कर रहे हैं वो सीओ था, तो सीओ पर हमने लिख दिया कैटालिटिक कन्वर्टर का आप यूज कर सकते हैं, है ना। ओके, तो आज के लिए अब इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।